नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फास्फोरस के बारे में कि फास्फोरस अगर आपके खून में मात्रा में ज़्यादा है, तो किस तरह से नुकसान पहुँचा सकता है एक किडनी फेलियर पेशेंट को। फास्फोरस को कंट्रोल करना एक किडनी फेलियर पेशेंट में ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी नहीं, बस ज़रूरी होता है। क्यों? क्योंकि अगर फास्फोरस की मात्रा आपके ब्लड में ज़्यादा है, तो ये एक किडनी फेलियर पेशेंट की लाइफ में कॉम्प्लिकेशन पैदा कर सकता है। अब फास्फोरस पहले समझते हैं कि आता कहाँ से है शरीर के अंदर। तो फास्फोरस हमारे खाने-पीने की चीज़ों से हमारी बॉडी में जाता है। हम कुछ न कुछ जो भी खाते हैं उसमें कम या ज़्यादा मात्रा में फास्फोरस होगा ही होगा और वो हमारी बॉडी में जाएगा ही जाएगा। अब ये जो फास्फोरस होता है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कैल्शियम को रिप्लेस कर देता है। अब बॉडी में सोचो कि कैल्शियम कहाँ होता है? कैल्शियम हमारी हड्डियों में होता है। अगर हमारे ब्लड के अंदर फास्फोरस की मात्रा ज़्यादा है, तो क्या करता है फास्फोरस? हड्डियों में से कैल्शियम को निकालेगा और उसकी जगह पे फास्फोरस आ जाएगा। अब कैल्शियम जो है हम सब जानते हैं कि बहुत हार्ड होता है, हमारे दाँत, हमारी हड्डियाँ कैल्शियम की बनी हुई होती है इसलिए बहुत हार्ड होती है। बट जो फास्फोरस होता है ना, वो बहुत सॉफ्ट होता है। अगर आपकी हड्डियाँ जो हार्ड है, सॉफ्ट होनी शुरू हो जाएँगी, तो क्या देखने को मिलेगा? हड्डियाँ वीक हो रही हैं, वो बेंड हो रही हैं, जल्दी फ्रैक्चर हो जाएँगी, आप कहीं ठोकर खाओगे और हड्डी टूट जाएगी क्योंकि वो कैल्शियम कम है उसमें और फास्फोरस ज़्यादा है। तो एक किडनी फेलियर पेशेंट को अपनी हड्डियों की हेल्थ को ठीक रखने के लिए फास्फोरस को बॉडी में कंट्रोल करना पड़ता है। तो आप इसे कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, वो भी जान लेते हैं। फास्फोरस को कंट्रोल करने का पहला तरीका है कि जिस चीज़ के अंदर फास्फोरस ज़्यादा है, उसे खाओ ही मत। जब ना हमने ज़्यादा फास्फोरस चीज़ खाई नहीं, वो बॉडी में ज़्यादा जाएगा नहीं और कैल्शियम को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, पहला तरीका। अब फास्फोरस किन खाने-पीने की चीज़ों में ज़्यादा होता है, वो मैं आपकी स्क्रीन पे रख रहा हूँ। अब आपने इनको अच्छे से याद कर लिया होगा, इनको हमेशा माइंड में रखिए कि इनकी मात्रा कम लीजिए और या फिर ना लेने की कोशिश कीजिए। मगर हमें नहीं ध्यान के रखना होता है कि फास्फोरस इतनी सारी कॉमन चीज़ों के अंदर है कि अगर हम फास्फोरस को कंट्रोल करना भी चाहें, तो नहीं कर सकते क्योंकि फास्फोरस के साथ और ज़रूरी चीज़ें आ रही हैं। अगर हम उस चीज़ को पूरा बंद कर देते हैं, तो जो ज़रूरी चीज़ें आ रही हैं, वो भी बंद हो जाएँगी, जैसे बाकी विटामिन एंड मिनरल्स। तो कुछ हद तक तो हम काम कर सकते हैं बट कंप्लीट फास्फोरस का इनटेक बंद नहीं कर सकते। तो दूसरा सबसे बड़ा रास्ता हमारे पास बचता है कि फास्फोरस बॉडी में तो जा रहा है बट हड्डियों तक ना पहुंचे। उसका तरीका होता है वो है फास्फोरस बाइंडर्स। ये मेडिसिन्स होती हैं जो हमें खाने के साथ साथ खानी होती है, खाने के बाद या खाने के बीच में खाई जाती हैं। और ये खाने में जो फास्फोरस है उसे खून में नहीं पहुंचने देता, क्योंकि खून में अगर वो पहुंच गया तो वो हड्डियों तक पहुंचेगा। बट अगर वो हमारे पेट की नली जो है उसी में ही रह जाए और स्टूल के रास्ते बाहर हो जाए, तो ब्लड में ना जाने की वजह से हड्डियों को नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। इसी वजह से जितने भी किडनी फेलियर पेशेंट होते हैं वो फास्फोरस बाइंडर्स ले रहे होते हैं, जो सेल्वामर के नाम से आता है और इसके और भी ब्रांड नेम्स होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि हमारी बॉडी में फास्फोरस की वजह से नुकसान हो रहा है तो हमें क्या महसूस होगा? कुछ ना कुछ तो महसूस होगा। तो अगर हमारी हड्डियां वीक हो रही हैं तो सबसे पहले ही दिक्कत आती है वो है पेन, कि आपकी बॉडी में पेन महसूस होना शुरू होगा, खासकर कहाँ? हड्डियों में। अब हड्डियों में जो पेन होता है ना, उसको ना लोग समझ नहीं पाते कि हड्डी में हो रहा है, मांस पे हो रहा है, क्योंकि हड्डी है, हड्डी के ऊपर मांस लगा हुआ है। अब हम कैसे इसको जज करें कि ये हड्डी का दर्द है, मांसपेशी का दर्द है? तो एक सिंपल सा तरीका है जानने का। अगर मैं किसी चीज़ को दबा रहा हूँ और वो दर्द मैंने ऐसे दबाया, आराम से दबाया और दर्द मेरा बढ़ रहा है, तो वो हड्डी का दर्द है। अगर मैं किसी चीज़ को दबा रहा हूँ, हीट अप्लाई कर रहा हूँ और दर्द में आराम आ रहा है, तो वो मांसपेशी का दर्द है। तो अगर आपकी कमर में दर्द हो रहा है, किसी को बोलो मेरी कमर दबा दे, हल्के हाथ से, दोनों हाथ से। अगर दर्द देखो कि जैसे-जैसे प्रेशर बढ़ रहा है, दर्द बढ़ रहा है, तो वो हड्डियों का दर्द है। इसका मतलब ये है कि आपको फास्फोरस बाइंडर लेने पड़ेंगे और हड्डियों को मजबूत करने के लिए कैल्शियम भी लेना पड़ेगा और कैल्शियम को हड्डी पे चिपकाने के लिए विटामिन डी भी लेना पड़ेगा। तो आप समझिए कि अगर आप चाहते हैं कि इतनी कॉम्प्लिकेशन ना हो, इतनी मेडिसिन ऐड ना हो, तो पहले ही फास्फोरस को बाहर कर दो या फास्फोरस कम जिनमें हो वो आइटम को आप इनटेक करो। अब हम जब किडनी फेलियर पेशेंट में पेन देखते हैं तो उसकी कुछ लोकेशंस हैं जो आपको पता होनी चाहिए जहाँ पर आप उसको जज कर सकें। पहला है बैक, क्योंकि हम उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, सब कुछ हमारी कमर के बल पे हो रहा होता है। तो अगर कमर दुख रही है तो कहीं न कहीं बॉडी के अंदर दिक्कत चल रही है, चाहे वो कैल्शियम की कमी हो, चाहे वो फास्फोरस का ज़्यादा होना हो। दूसरी जो जगह है जहाँ पर हमें दर्द सबसे ज़्यादा महसूस होता है, वो है घुटने से लेकर एड़ी के बीच में, जिसे हम शिन बोन कहते हैं। अगर शिन बोन में आपको पेन हो रहा है, तो कहीं न कहीं यही दिक्कत हमें देखने को मिलेगी। तो अगर आप किडनी फेलियर के पेशेंट हैं,
बॉडी में पेन बना हुआ है तो जज कीजिए पहले वो हड्डी में है या नहीं है। अगर वो हड्डी में दर्द हो रहा है तो फास्फोरस बाइंडर ऐड कीजिए मेडिसिन के अंदर। दूसरा काम आपने क्या करना है, कैल्शियम सप्लीमेंट ऐड करने हैं। बट कैल्शियम सप्लीमेंट को हड्डी पर चिपकाने के लिए जैसे मैंने पहले बताया विटामिन डी का सप्लीमेंट भी लगाना है। तो ये तो बात हो गई फॉस्फोरस की। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना चाहते हो कि किस तरह से हम क्रिएटिनिन को डाउन कर सकते हैं, किस तरह से हम यूरिया को डाउन कर सकते हैं, किस तरह से अपने जीएफआर को बढ़ाकर हम एक नॉन कॉम्प्लिकेटेड लाइफ आराम से जी सकते हैं। उसके लिए मैं चाहता हूँ कि इस चैनल पे जितनी भी वीडियोस हैं ना उसे एक-एक करके ना आराम से देखो। आपको समझ में आना शुरू हो जाएगा कि आपकी बॉडी के अंदर एक्चुअल में क्या गलत हो रहा है और कहाँ पर जाकर आपने उसे ठीक करना है। मगर जाने से पहले मैं एक और चीज़ आपसे चाहता हूँ कि आप कुछ अपने जैसे किडनी फेलियर पेशेंट से ज़रूर मिल के जाएँ। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पूरू धवन और आज हमारे साथ पेशेंट हैं मिस्टर अमित। अमित जी जुलाई के महीने में आए थे। जुलाई में आपका क्रिएटिनिन कितना था बताओ? वो तो देख के बताओ। 9.67। और आज क्या महीना चल रहा है? महीना चल रहा है दिसंबर। क्या लेवल है क्रिएटिनिन का? 4.8। 4.8। हमने 4-5 महीने के अंदर लेवल 9 से जब था 9 से 4 आया। जब 9 था डॉक्टर ने क्या बोला था आपको, क्या करना है? डायलिसिस करवाया आपने अभी तक कोई? जब 9 का क्रिएटिनिन लेवल था तो शरीर में क्या दिक्कत महसूस कर रहे थे? थकान महसूस होती थी और नींद ज़्यादा आती थी। और क्या दिक्कत हो रही थी? सही सुस्त रहता था। सही सुस्त रहता था। जब शरीर में बहुत ज़्यादा क्रिएटिनिन यूरिया लेवल बढ़ जाते हैं तो बॉडी में अलग अलग टाइप के सिम्टम आते हैं। नींद आना ज़्यादा, नींद बिल्कुल चले जाना, खुजली होना, जैसे आपको खुजली थी आप बता रहे थे, थकावट होना, ये सारे बढ़े हुए क्रिएटिनिन लेवल यूरिया लेवल के सिम्टम होते हैं। जैसे जैसे खून साफ होता रहता है वैसे वैसे सिम्टम चले जाते हैं। अभी कोई सिम्टम महसूस कर रहे हो? अभी कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो जो पिछले 5-6 महीने में इलाज चला, जो शरीर में बदलाव आया, एक बार बताओ कि क्या बदलाव आया शरीर के अंदर? एक तो सर मेरा खून कम था। खून हो गया 11 पॉइंट हो गया। तब कितना था खून आपका? मेरा जी 5 पॉइंट कुछ था जी। अच्छा, अभी इंजेक्शन लगवाने पड़ रहे हैं खून के, नहीं लगवाने पड़ रहे? इंजेक्शन मैंने कभी लगवाया। बिना उसके मेडिसिन से ही खून बनने लग गया? और क्या फ़ायदा हुआ? शरीर थकान नहीं मानता, थोड़ा बहुत काम करता हूँ, थकान नहीं होती शरीर में। अच्छा, तो जो बाकी किडनी के मरीज हैं उनको क्या बोलना चाहोगे? ये दवाई नहीं थी, और क्या बोलूं। क्योंकि डॉक्टर साहब ऐसा है कि इसके लिए प्रॉपर जैसे विदिन 15 डेज और विदिन 30 डेज उसका टेस्ट क्रिएटिनिन और यूरिया चेक करवाते थे। वो तो महीने टेस्ट होगा। एवरी टाइम हमें पॉजिटिव ही दिखाई देता था। अब रुक गया है। हर बार जैसे 1 पॉइंट 2 पॉइंट कम, ठीक है। अब थोड़ा सा उसमें ये है कि वो स्टेबिलिटी स्टेबल है 4 के पास आ 4 के पास। उसका मेन रीजन ये भी हो सकता है कि जैसे इसकी किडनी 30% तक या एक 70% एक 30% दोनों किडनियां जो है वो नहीं है, आप टेस्ट गलत देख रहे हो। वो टेस्ट का मतलब ये नहीं होता। वो डीटीपी रीनल स्कैन होता है। जब हम खून साफ हो रहा है तो कौन सी किडनी कितने % साफ करी वो बता रहा है। अच्छा, 70 और 30 100 हो जाएगा ना। तो वो भी तो डॉक्टर साहब काफी ये था ना, काफी मतलब अभी जो जब आप मेरे पास आए थे तो किडनी 90% के आसपास बंद थी। वो भी तो क्रॉनिक सिचुएशन थी डॉक्टर साहब। वो बहुत ख़राब सिचुएशन थी। उस टाइम में डायलिसिस पक्का था। आज जो लेवल है क्रिएटिनिन 4 पे क्रिएटिनिन का मतलब ये होता है कि किडनी 60% आज की तारीख में भी काम नहीं कर रही। क्योंकि इनको हमने जयपुर गोल्डन में देखा था तो किडनी स्पेशलिस्ट को उन्होंने बोला कि भाई आप किडनी ट्रांसप्लांट करवा सकते हो, कोई इसका है नहीं, कोई हमारे पास कोई और इलाज है नहीं। तो लेकिन फिर पता लगा कि भाई जैसे साइंस संजीवनी यहाँ आपका पता लगा तो इनकी मेडिसिन वगैरह जब शुरू करवाई तो स्टार्टिंग में जब इसकी फर्स्ट रिपोर्ट करवाई तो उसमें काफ़ी क्रिएटिनिन लेवल जो है डाउन आया। तो हमें ये लगा कि भाई शायद, तो फिर हमने एलोपैथी को छोड़ के और साइंस संजीवनी पे पूरा कंसंट्रेट किया कि भाई जो ये करवाया है वही करो, उससे ही हो पाएगा, कुछ होगा। चलो अब तो बहुत अच्छा चल रहा है हमारा पेशेंट, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो कभी भी मेरे से आके पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। हर तीसरे चौथे महीने पे आ जाया करो, ठीक है। बाकी अपना 2-3 महीने तो अपनी मंगवा ली, जब लगता है टाइम है, फुर्सत है, दिल्ली का चक्कर काटना है, आ जाओ, ठीक है। चलो तो ये है कि आपकी कृपा से थोड़ा बिल्कुल ठीक हो जाए तो चक्कर काटने बंद ही कर देंगे फिर हम। देखो झूठ क्या बोलूँ, अगर मेरे बस का होता तो मैं पहले महीने में कर देता। चलो इतना भी काफी है डॉक्टर साहब। आप सोचो एक अच्छा मरीज़, एक अच्छा ठीक हुआ मरीज़ हमारी सबसे बड़ी वो एसेट होती है, क्योंकि वो इतने मरीज़ भेजता है जो हम संभाल नहीं सकते, हमें कुछ करना नहीं पड़ता। तो हम खुद चाहते हैं कि
अगर कोई मेरे पास होता मैं ज़रूर देता, बट ऐसा है नहीं, मेरे पास नहीं, किसी के पास नहीं है। अगर मेरे पास नहीं, किसी और के पास होगा, मैं कहूँगा उसके पास जाके इलाज करवा लो। तो चीज़ होनी चाहिए, होगी तो ज़रूर मिलेगी। ठीक है, अच्छे से खाओ, जो दे रखा है उसे अच्छे से लो, मेडिसिन टाइम से लो, लेवल जो डम करवाने कैसे करवाने वो मैं करवा दूँगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक है, चलें चलें, ओके।